अभी इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्या पहचान है। प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया जो होती है वो जारी रहने वाली क्रिया होती है और किसी की विशेषता बताती है। ठीक, अब शाब्दिक पहचान इसकी है कि क्रिया के बाद ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर या ते ही शब्द पाए जाते हैं। कोई भी वाक्य लिखा गया होगा, जब आप किसी क्रिया के साथ ता हुआ, ती हुई, ते हुए पाइए। जैसे कहा जाए कि लहराता हुआ झंडा, दौड़ती हुई बालिकाएं, चमकता हुआ खिलौना। ठीक है, ता हुआ, ती हुई, ते हुए पाया जाता है। कर पाया जाता है, कर शब्द, जैसे देख कर, सुन कर, पहुँच कर, इस तरह से लिख कर, पढ़ कर, मिल कर। ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर, अथवा ते ही शब्द पाया जाता है, जैसे मिलते ही, देखते ही, घूमते ही, मुड़ते ही, पहुँचते ही। इस तरह से यह भी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आप जब भी इस तरह कोई बात देखें कि हिंदी वाक्य में ता हुआ, ती हुई, क्रिया के बाद ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर अथवा ते ही शब्द मिल रहा है और वाक्य के भाव से स्पष्ट हो कि जारी रहने वाली क्रिया किसी की विशेषता बता रही है, तो हम उस जारी रहने वाली क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया कहेंगे। अब देखिए क्या है, ऐसी क्रियाओं की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ने से ही वह प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती हैं। कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती हैं? पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ने से वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनती हैं। इनका उपयोग निम्नवत दो रूपों में किया जाता है। एक है एट्रीब्यूटिव यूज और दूसरा है प्रेडिकेटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज मतलब पूर्ववर्ती और प्रेडिकेटिव यूज मतलब उत्तरवर्ती, बाद में। पूर्व माने पहले और उत्तर मतलब बाद। इसका क्या मतलब है? देखिए, एडजेक्टिव जो होते हैं वाक्यों में दो स्थान लेते हैं, तो एक तो एट्रीब्यूटिव यूज होते हैं, एक तो प्रेडिकेटिव यूज होते हैं। चूंकि यह भी एडजेक्टिव का ही काम करती है, तो यह भी एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज हो जाएगी। जिस संज्ञा की विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाए, अगर वाक्य में उस संज्ञा के पहले विशेषण लगाया जा रहा है तो वह एट्रीब्यूटिव यूज होता है। जैसे कहा जाए गुड स्टूडेंट्स, वाइज बॉयज, स्मार्ट गर्ल्स। तो गुड, वाइज, स्मार्ट, ये गर्ल, बॉयज, स्टूडेंट, इन्हीं को तो मॉडिफाई कर रहे हैं, इन्हीं की विशेषता बता रहे हैं ना, और इनके ठीक पहले लगाए गए हैं, तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गए। लेकिन अगर कहा जाए, जैसे कहा जाए चीप बुक, तो एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। लेकिन अगर कहा जाए कि हिज बुक वाज चीप, वाक्य में बुक की विशेषता तो है चीप शब्द, लेकिन उसके पहले नहीं प्रयोग की जा रही, बाद में प्रयोग की जा रही है, तो इसका मतलब प्रेडिकेटिव यूज हो गया। जिस संज्ञा की विशेषता विशेषण के द्वारा बताई जाए, यदि अंग्रेजी वाक्य में विशेषण जो है वो उस संज्ञा के पहले प्रयोग किया जाए जिसकी विशेषता बता रहा है, तो एट्रीब्यूटिव यूज होता है, पूर्ववर्ती होता है। और अगर बाद में उपयोग में लाया जाए तो वह प्रेडिकेटिव यूज होता है। ये चीज़ आप लोग जाने रहिएगा।
अब हम पहला एट्रीब्यूटिव यूज देखो लिखे हैं। हमने लिखा है जब अंग्रेजी के किसी वाक्य में कोई विशेषण उस संज्ञा से पूर्व उपयोग में लाई जाए जिसकी वह विशेषता बता रहा हो तो उसे हम एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। वो चीज़ मैं आप लोगों को अभी अभी समझा दिया कि एट्रीब्यूटिव यूज क्या है और प्रेडिकेटिव यूज क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का पूर्ववर्ती उपयोग निम्नलिखित दो रूपों में होता है। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल दो हेडिंग में समझी जाती है, एक तो एट्रीब्यूटिव यूज और एक प्रेडिकेटिव यूज। अब एट्रीब्यूटिव के दो भाग हो गए। एट्रीब्यूटिव यूज जो है वो दो तरह से हो गया। पहला उपयोग हमने लिखा जब हिंदी वाक्य में किसी की विशेषता बताती हुई जारी रहने वाली क्रिया बिल्कुल अकेली हो, बिल्कुल अकेली हो। इसका क्या मतलब है कि उसके साथ में कोई एडवर्ब या ऑब्जेक्ट ना जुड़ा हुआ हो। अकेली का मतलब यही है वो एब्सोल्यूट क्रिया हो, उसके साथ में कुछ भी और ना जुड़ा हुआ हो। ठीक है, अर्थात उस क्रिया के साथ कोई कर्म, क्रिया विशेषण या अन्य शब्द ना जुड़ा हुआ हो। हैं? तो उसका उपयोग निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव ही किया जाता है, मतलब पूर्ववर्ती ही होता है। अर्थात ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय हम यह समझते हैं कि विशेषता बताती हुई जारी रहने वाली क्रिया हमारे वाक्य में नहीं है। शेष भाग का नियमानुसार अनुवाद करते समय इस जारी रहने वाली क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़कर ठीक उसी संज्ञा से पहले विशेषण की तरह लिख देते हैं जिसकी वह विशेषता बता रही हो। बहुत आसान नियम है, इसमें कुछ भी आपको अलग से नहीं करना है। शेष वाक्य और ये जारी रहने वाली क्रिया, ये दो पॉइंट आपको ध्यान देना है। जैसे देखो हमने उदाहरण लिखा है यह एक चमकती हुई तलवार है। हमने उदाहरण लिखा यह एक चमकती हुई तलवार है। इसमें कोई क्रिया है जो जारी रहने वाली है, पता चलेगा ये चमकती हुई। ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर या ते ही, यही तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान है। तो चमकना तो चमकती हुई, ये हो गया। चमकती हुई लिख दिया गया। आपके समझ में आना चाहिए कि ये जारी रहने वाली क्रिया है, चमकने का काम जारी है और किसी की विशेषता बता रही है। पता चला कि तलवार की विशेषता बता रही है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये जारी रहने वाली क्रिया जो है विशेषता बता रही, विशेषता बताने वाली जारी रहने वाली क्रिया ये अकेली क्रिया है कि इसके साथ में कोई कुछ और जुड़ा हुआ है। अकेली क्रिया का मतलब क्या होता है और कुछ जुड़ा होने का क्या मतलब होता है। जैसे इसमें हो जाए कि धूप में चमकती हुई, तो इसके साथ में एडवर्ब जुड़ गया। ठीक है, सोने की तरह से चमकती हुई, तो भी एडवर्ब जुड़ गया है। अंधेरे में चमकती हुई, कुछ अगर इसके साथ जुड़ जाता
तो यह निश्चितता नहीं थी कि एट्रीब्यूटिव यूज किया जाता, लेकिन ये एब्सोल्यूट क्रिया है, इसके साथ कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, अकेली क्रिया है। तो इसकी चमकना की पहली अवस्था में आईएनजी, आप ये किसकी विशेषता बता रही? तलवार की। तो तलवार की अंग्रेजी जहाँ स्वार्ड लिखना, स्वार्ड लिखने से ठीक पहले चमकना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए, बस ये नियम पूरा हो गया। जैसे देखो हमने लिखा है यह एक तलवार है, आप इस चमकती हुई का को समझिए कि हमारे वाक्य में नहीं है, बचे हुए भाग का अनुवाद करिए, यह एक तलवार है, हैं? तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ आ गया बताइए? यह एक तलवार है, इसकी अंग्रेजी है कुर्सी है, यह एक तलवार है, यह एक मेज है। इसको अगर ट्रांसलेशन आप नहीं कर सकते हो, इंटरमीडिएट में हो, तो क्या मतलब रहा? यह एक तलवार है कि इसकी अंग्रेजी लिखेंगे दिस इज अ स्वॉर्ड, दिस इज अ स्वॉर्ड। और चमकती हुई जो है वो स्वॉर्ड की विशेषता है, तो स्वॉर्ड जहाँ लिखने जा रहे हैं उसी के ठीक पहले चमकना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए, हो गया दिस इज अ शाइनिंग स्वॉर्ड, दिस इज अ शाइनिंग स्वॉर्ड, यह एक चमकती हुई तलवार है। कमरे में एक दहकता हुआ अलाव था, दहकता हुआ, इसी के साथ अगर जुड़ जाता कि तेजी से दहकता हुआ, ठीक है, ऊष्मा से दहकता हुआ, तो ये अलग नियम हो जाता। लेकिन केवल क्रिया है, दहकना क्रिया लिखी गई है, इसके साथ में कुछ जुड़ा नहीं है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट क्रिया है, तो निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, जिसकी विशेषता बता रही है, अलाव की विशेषता बता रही है। तो अलाव की अंग्रेजी बॉनफायर जहाँ लिखिए उसी के ठीक पहले इसकी पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए, दहकना की। आप लिखेंगे कमरे में एक अलाव था, देयर का प्रयोग है देयर। अगर आप इसका अनुवाद करेंगे कि कमरे में एक अलाव था, तो आप लिखेंगे देयर वाज अ बॉनफायर इन द रूम, आप लिखेंगे देयर वाज अ बॉनफायर इन द रूम, कमरे में एक अलाव था। अब अलाव की तो विशेषता है दहकना, अलाव कैसा था? दहकता हुआ था, तो दहकना की पहली अवस्था में आईएनजी, अलाव की अंग्रेजी लिखने से ठीक पहले लिख दीजिए, बॉनफायर जहाँ आप लिखें उसी के पहले दहकना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए, ब्लेजिंग हो जाएगा, देयर वाज अ ब्लेजिंग बॉनफायर इन द रूम, ठीक। मुस्कुराती हुई बालिका कीचड़ में सरक गई, मुस्कुराती हुई बालिका कीचड़ में सरक गई। अभी मुस्कुराती हुई मतलब जारी रहने वाली क्रिया जो है वो मुस्कुराना है, और किसकी विशेषता है? बालिका की विशेषता है, ठीक। अब ये देखो अकेली क्रिया है, अगर इसके साथ जुड़ जाए खुशी से मुस्कुराती हुई है, अपनी सफलता से, अपनी सफलता पर मुस्कुराती हुई, अगर इस तरह से हो जाए तो आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव यूज नहीं होगा, हो सकता है कि प्रेडिकेटिव यूज हो, क्योंकि इसके साथ में एडवर्ब जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखेंगे कि इसके साथ कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, जिसका मतलब एट्रीब्यूटिव यूज होगा। ये देखा जाता है किसकी विशेषता है? तो बालिका की विशेषता है। हम इसको समझते हैं कि हमारे वाक्य में नहीं है, बचे हुए भाग का अनुवाद करते हैं। बालिका कीचड़ में सरक गई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, अफर्मेटिव। आप लिखेंगे द गर्ल स्लिप्ड इन द मड, द गर्ल स्लिप्ड इन द मड, ये तो लिखेंगे, बालिका कीचड़ में सरक गई। अब मुस्कुराती हुई जो है वो किसकी विशेषता? गर्ल की विशेषता है, तो गर्ल के ठीक पहले इसकी पहली अवस्था में, मुस्कुराना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा लीजिए। ये हो गया द स्माइलिंग गर्ल, द स्माइलिंग गर्ल स्लिप्ड इन द मड,
रेंगता हुआ सांप अपना फन न फैला सका। ये देखो लिखा गया, रेंगता हुआ सांप अपना फन न फैला सका। कौन अपना फन न फैला सका? सांप। ठीक। और सांप कैसा था? रेंगता हुआ। अकेली क्रिया है, इसके साथ में अभी जुड़ जाए, फर्श पर रेंगता हुआ, तेजी से रेंगता हुआ, दर्द में रेंगता हुआ। इसके साथ अगर कुछ और जुड़ गया तो यह निश्चितता नहीं का एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा, तब हो सकता है प्रेडिकेटिव यूज भी हो, उसके लिए नियम अलग से आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर अकेली क्रिया है तब तो ये बिल्कुल निश्चित है कि हाँ एट्रीब्यूटिव यूज ही होगा। समझे? जहां आप, अच्छा ये किसकी विशेषता है? सांप कैसा था? रेंगता हुआ था, है ना। सांप की विशेषता है, जहां आप सांप की अंग्रेजी स्नैक लिखेंगे, सरपेंट लिखेंगे, उसी के पहले रेंगना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दें। जैसे अगर आप इसको ये समझे कि हमारे वाक्य में नहीं है, मैं यही बताया हूँ कि पहले आप इसको समझिए कि हमारे वाक्य में नहीं है। बचे हुए भाग का अनुवाद करिए। सांप अपना फन ना फैला सका, यह कुड का प्रयोग है, निगेटिव सेंटेंस है। आप इसका अनुवाद करेंगे, द स्नैक कुड नॉट एक्सपेंड इट्स हुड। द स्नैक कुड नॉट एक्सपेंड इट्स हुड, ये तो लिखेंगे। लेकिन सांप की ही विशेषता है रेंगता हुआ, तो स्नैक के ठीक पहले रेंगना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए। अब जानते हैं रेंगना की दो अंग्रेजी होती है। जो सांप होता है वो ग्लाइड करता है, ग्लाइड सरकता है, ठीक है। और जो अपने पैरों से चलते हैं, जैसे बिच्छू, मकड़ी, बिच्छू, सेंटीपीड हुए, ये सब पैरों से चलते हैं, तो ये क्रॉल करते हैं। सांप की बात थी इसलिए हमने ग्लाइडिंग लिख दिया द ग्लाइडिंग स्नैक, सरकता हुआ सांप, रेंगता हुआ सांप, कुड नॉट एक्सपेंड इट्स हुड। ठीक। हम सब एक तैरती हुई लाश देखे। अगला वाक्य देखो, हम सब तैरती हुई एक लाश देखे। अब लाश कैसी थी? पता चलेगा तैरती हुई थी, है ना। लाश कैसी थी? पता चलेगा तैरती हुई थी। तो इसका मतलब कि हम तैरती हुई शब्द जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ जाएंगे, हैं। और अकेली क्रिया है, इसके साथ में कुछ जुड़ा नहीं है। तो तेजी से तैरती हुई, पानी में तैरती हुई, है ना, सतह पर तैरती हुई। अगर इसके साथ कुछ और जुड़ गया होता तो यह निश्चितता नहीं थी कि एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे, लेकिन अकेली क्रिया है तो निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव यूज करेंगे। और ये किसकी विशेषता है? लाश कैसी थी? लाश की विशेषता है तैरती हुई थी। जहां आप लाश की अंग्रेजी कार्प से लिखेंगे, उसी के ठीक पहले तैरना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए विशेषण की तरह से, बस। और बाकी जहाँ का वाक्य हो जिस नियम का, उस नियम में इसका अनुवाद करिए। तो इस तरह से आप लिखेंगे, हम सब एक लाश देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका अनुवाद हो जाएगा वी सा अ कार्प्स, वी सा अ कार्प्स, हम सब एक लाश देखे। अब लाश कैसी थी? तैरती हुई थी। तो कार्प्स की अंग्रेजी, मतलब लाश की अंग्रेजी कार्प्स लिखने से ठीक पहले तैरना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दिया। तो ऊपरी सतह पर तैरने की बात जो होती है बेटा, वो उतरा करके तैरने की बात जो होती है फ्लोट करती है। जैसे नाव जो है फ्लोट करती है, कोई लाश तैर रही तो फ्लोट कर रही है वो, इसलिए हमने फ्लोटिंग लिख दिया। ये हो गया वी सा अ फ्लोटिंग कार्प्स, हम सब एक तैरती हुई लाश को देखे। यह शिकारी उड़ती हुई पक्षियों को दागता था। कैसी पक्षियों को दागता था? उड़ती हुई। ठीक। ये उड़ती हुई शब्द अकेले है, अकेली क्रिया है, इसके साथ में कुछ जुड़ा नहीं है, ये एब्सोल्यूट वर्ब है। आसमान में उड़ती हुई लिख दिया जाए, तेजी से उड़ती हुई, समूह में उड़ती हुई,
तो ये नियम नहीं लगेगा, तो कोई दूसरा नियम लगेगा। जब इसके साथ में जुड़ा रहेगा तो कुछ भी अगर जुड़ा रहेगा तो दूसरा नियम लगेगा। लेकिन अकेली क्रिया है और मॉडिफाई किसको कर रही, पक्षियों को कर रही है। तो आप जहाँ बर्ड लिखें, बर्ड्स के ठीक पहले इसकी पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए। बस नियम जहाँ का जो जिस तरह का वाक्य हो हिसाब करिए। यह शिकारी पक्षियों को दागता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो आप लिखेंगे दिस हंटर शॉट द बर्ड्स। हैं, बर्ड को लिखने से पहले उड़ती हुई पहली अवस्था में आएंगे, फ्लाइंग बर्ड्स हो जाएगा। दिस हंटर शॉट द फ्लाइंग बर्ड्स। अगला है टिमटिमाते हुए तारे बहुत आकर्षक दिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। अब ये टिमटिमाते हुए शब्द जो लिखा है यही लिख दिया जाए। आसमान में टिमटिमाते हुए, रात में टिमटिमाते हुए, तेजी से टिमटिमाते हुए। अगर इस तरह से कुछ भी लिख, इसके साथ में कोई शब्द जुड़ जाए, कोई एडवर्ब जुड़ जाए, कोई ऑब्जेक्ट जुड़ जाए, तब ये नियम नहीं लगेगा। बार बार बता रहा हूँ, अकेली क्रिया है, ये एब्सोल्यूट वर्ब है, तो इसका मतलब निश्चित रूप से एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। किसकी विशेषता है, तारों की विशेषता है। जहाँ स्टार्स आप लिखें, तारा की अंग्रेजी जहाँ स्टार्स लिखें, उसके ठीक पहले इसकी पहली अवस्था में आईएनजी लगा दीजिए। बस आप अनुवाद करेंगे, तारे बहुत आकर्षक दिखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, कर्ता सहायक क्रिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो कर्ता मुख्य क्रिया की पहली अवस्था कर्म, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस ई एस अथवा आई ई एस जोड़ देते हैं। अब तारे, स्टार्स, तारे की अंग्रेजी स्टार्स जहाँ लिखेंगे, स्टार्स के ठीक पहले ट्विंकलिंग लिख देना पड़ेगा। बस ये हो जाएगा। जैसे आप अगर इसका अनुवाद करते हैं, तारे बहुत आकर्षक दिखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, आप लिखेंगे द स्टार्स लुक वेरी अट्रैक्टिव या चार्मिंग। द स्टार्स लुक वेरी अट्रैक्टिव या चार्मिंग, दोनों माने फैसिनेटिंग, ये सब आकर्षक की अंग्रेजी है। तो हम जहाँ स्टार्स लिख रहे हैं वहीं स्टार के ठीक पहले चमकना की पहले अवस्था में आईएनजी लगा देते हैं। ये हो गया द ट्विंकलिंग स्टार्स। द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक वेरी फैसिनेटिंग। द ट्विंकलिंग स्टार्स लुक वेरी फैसिनेटिंग। इस तरह से अब 8वां वाक्य देखिए, यह चिकित्सक उस हांफती हुई महिला का इलाज नहीं किया। महिला कैसी थी, हांफती हुई थी। ये हांफना शब्द जो है ये जारी रहने वाली क्रिया है, और किसकी विशेषता है, महिला की विशेषता है। अकेली क्रिया है, इसके साथ में कुछ जुड़ा नहीं है। दर्द से हांफती हुई, सर्दी से हांफती हुई, अगर इसके साथ में कुछ जुड़ा होता तो यह निश्चित नहीं था कि यह एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। लेकिन अकेली क्रिया एब्सोल्यूट वर्ब है, ये इसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब कि ये एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। आप अनुवाद करते समय क्या करते हैं, आप लिखेंगे यह चिकित्सक उस महिला का इलाज नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनेगा। आप लिखेंगे दिस डॉक्टर डिड नॉट क्योर। दिस डॉक्टर डिड नॉट क्योर दैट लेडी। अब लेडी लिखने जा रहे हैं तो हाफना की पहली अवस्था में आईएनजी लगा दिए, पैंटिंग। दिस डॉक्टर डिड नॉट क्योर दैट पैंटिंग लेडी। आप लोग बहती हुई उस नदी को कैसे पार करेंगे। देखिए, बहती हुई नदी, अगर ये अकेली क्रिया है, बहती हुई शब्द, और किसकी विशेषता है, नदी की विशेषता है। अगर इसके साथ में कुछ भी जुड़ गया होता, बाढ़ में बहती हुई, तेजी से बहती हुई, धीरे धीरे बहती हुई, तो आप क्या करते, निश्चितता नहीं थी तो एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। लेकिन अकेली क्रिया एब्सोल्यूट वर्ब है, इसलिए ये गारंटी है कि एट्रीब्यूटिव यूज किया जाएगा। ठीक है, आप लिखेंगे आप लोग उस नदी को कैसे पार करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का WH टाइप क्वेश्चन बना। प्रश्न सूचक शब्द, सहायक क्रिया कर्ता, मुख्य क्रिया कर्म।
या प्लेसमेंट ऑफ फोर्स लगता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है तो विल या शैल सहायक क्रिया मुख्य क्रिया पहली अवस्था इसका उपयोग किया जाता है। तो आप लिखेंगे हाउ विल ऑल ऑफ यू क्रॉस, हाउ विल ऑल ऑफ यू क्रॉस, आप कैसे पार करेंगे उस नदी को, दैट रिवर। अब नदी की तो विशेषता है बहती हुई, तो फ्लोइंग रिवर आप लिख देंगे हाउ विल ऑल ऑफ यू क्रॉस दैट फ्लोइंग रिवर, आप लोग उस बहती हुई नदी को कैसे पार करेंगे। उसके पास पिघलता हुआ बर्फ क्यों नहीं था, आप लिखेंगे उसके पास बर्फ क्यों नहीं था। ये पिघलता हुआ अकेली क्रिया है और किसकी विशेषता है, बर्फ की विशेषता है। तो जहाँ बर्फ की अंग्रेजी लिखें आइस, उसी के ठीक पहले पिघलना की अंग्रेजी लिख दें, पिघलना पहले उसका मायने बस। ये हो गया वाई डिड ही नॉट हैव, वाई डिड ही नॉट हैव द आइस लिखने जा रहे तो मेल्टिंग आइस लिख देंगे, पिघलता हुआ बर्फ। वाई डिड ही नॉट हैव द मेल्टिंग आइस, वाई डिड ही नॉट हैव द मेल्टिंग आइस, उसके पास पिघलता हुआ बर्फ क्यों नहीं था। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये मैं 10 वाक्य आपको बताया, 10 वाक्यों में प्रेजेंट पार्टिसिपल की क्रिया जो है वो ठीक उसी संज्ञा के पहले लगाई जा रही है जिसकी वो विशेषता बता रही है। चाहे वो संज्ञा वाक्य में सब्जेक्ट हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे शुरुआत में उसको लिखना हो, चाहे अंत में लिखना हो, चाहे बीच में लिखना हो, जहाँ भी लिखना होगा उसी के ठीक पहले आप इसकी पहली अवस्था में आईएनजी लगा देंगे बस। इस तरह से आप देखें कि चाहे प्रेजेंट टेंस का वाक्य था, चाहे फ्यूचर टेंस का वाक्य था, चाहे किसी मॉडल का वाक्य था, सभी में पहली अवस्था में आईएनजी का ही प्रयोग हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब हुई, ये वाक्य के काल से, कर्ता के वचन से प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि प्रेजेंट पार्टिसिपल पहली अवस्था में आईएनजी लगाने से बनती है, वो हर जगह इसी तरह से इसको लगाया जा रहा, बनाया जा रहा है। धन्यवाद। अब अगली वीडियो मुलाकात होगी, इसको आप लोग तैयार करिएगा, अपनी कॉपी में इन सभी वाक्यों का अनुवाद करिएगा। ओके, धन्यवाद।